हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज ये है लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ नंबर 2। कल हम फर्स्ट सीरीज़ कर चुके हैं जो कि एलटी और टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और लिटरेरी टर्म्स में ऐसे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पैटर्न से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे अगर आप ये पूरी सीरीज़ अटेम्प्ट करते हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सीरीज। An alternative name for prose epigram is aphorism, epiprosonium, epigrammopso, apothegm। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम, एपिग्राम के लिए जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज डी, एपोथेम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एपोथेम। A work uses mockery and exaggeration to criticize absurdity or weakness is। exaggeration क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, तो वर्क विच यूजेस मॉकरी एंड एग्जेगरेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सटायर। क्यों? क्योंकि क्रिटिसाइज अब्सर्डिटी और वीकनेस भी बताया हुआ है। तो किसी के ऊपर जो सटायर हम करते हैं तो उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A sentence, quotation or poem that is put at the beginning of a written work। ठीक है, बिगनिंग मतलब शुरुआत में जो लिखा जाता है, इस टाइप की कोटेशन या फिर सेंटेंस या फिर पोएम दैट इज पुट एट द बिगनिंग ऑफ अ रिटन वर्क, जो कि स्टार्टिंग में रखा जाता है। कुछ भी जब हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बी इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ कॉल्ड एपीग्राफ। ठीक है, एपीग्राफ बोलते हैं जो कि हम बिगनिंग में जो लिखा जाता है उसे एपीग्राफ बोलते हैं। एन एपीग्राफ इज अ सेंटेंस, कोटेशन और पोएम दैट इज पुट एट द बिगनिंग ऑफ अ रिटन वर्क। ये आपसे डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है, एज अ पार्ट में भी पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, फिगर्स ऑफ अ स्पीच। A narrative poem or song consisting of short stanzas। ठीक है, क्या हो उसमें? शॉर्ट स्टांजाज हो। rhymed quatrains in iambic with a refrain। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए refrain क्या होता है। refrain जो है वो repetition होता है, या तो जो दो stanzas मान लीजिए किसी पोएम में है और वो डिवाइड हो रहे हैं, एट द एंड ऑफ स्टैंजा आप एक लाइन को रिपीट होते हुए देखते हो, या फिर कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हो या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उनको रिपीट होते देखते हो, या फिर वो लाइन रिपीट हो रही हो एट द एंड ऑफ द स्टैंजा, दैट इज कॉल्ड refrain। तो नरेटिव पोएम और सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टैंजाज। कैसे स्टैंजाज हों उसमें? शॉर्ट हों और राइम्ड हों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बैलेड होगा, क्योंकि बैलेड के साथ ही जो है टर्म रिफ्रेन भी एसोसिएटेड है। तो द करेक्ट आंसर इज बैलेड। मीटर इन पोएट्री मीन्स stressed syllable, unstressed syllable, a pattern of stressed and unstressed syllables या फिर rhyme। तो जो मीटर होता है पोएट्री में वो क्या होता है? इसमें से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये एक पैटर्न होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का, जिसे कि हम मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे ज़रूर आपका क्वेश्चन आ सकता है, एलटी हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनर। ठीक है, अब ये देखिए, आपको ये कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। कौन सी नॉवल है, ठीक है, कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, मेमोयर है, डायरीज है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया भी है। अब की बार आपने देखा होगा एक ही क्वेश्चन से बार बार घुमा के पूछ रहा था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर कैसा आए, बशर्ते कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, चीज़ें आपने समझी है ना कि रटी हैं, तो आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर चाहे कैसे भी पूछा जाए। तो इसमें से नॉन फिक्शनल जॉनर का क्या ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है? डायरीज है, रोमांस है, ऑटोबायोग्राफीज है या फिर मेमोइर्स है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रोमांस। क्यों होगा? रोमांस इज अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर।
सभी को पता है, स्पेशली कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और एक्टिविटी। ये एक पर्टिकुलर प्लेस या एक्टिविटी से कनेक्टेड होती है, इसलिए जो रोमांस है इज़ नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनर। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे दिया क्या हुआ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ये नॉट वाला। तो आप एक काम किया करिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि जब भी आपको आए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा है पहले वो टिक कर लो, नहीं अपने आप पता चल जाएगा। नहीं तो कई बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जब ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें तो नॉट पे एक बार अंडरलाइन ज़रूर कर लें, जो कि आपको याद दिलाए कि ये नहीं है पूछा है, जिससे कि आप गलती से भी गलती ना करें। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। ठीक है, इसमें से ड्रामा का जो एलिमेंट है वो नहीं है। तो सबसे पहले आप नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए, जो आपको याद दिलाए कि आपको नहीं है देखना है। ठीक है, स्टेज क्राफ्ट, कैरेक्टर, फीडबैक या फिर डायलॉग। तो इनमें से ड्रामा का एलिमेंट आपको देखना है जो कि नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज बी। बी आपका करेक्ट आंसर होगा, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक ड्रामा का इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट, वो नहीं है, क्योंकि स्टेज क्राफ्ट और आपका कैरेक्टर और डायलॉग ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है ड्रामा में, लेकिन फीडबैक होना ज़रूरी नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने अपनी फर्स्ट सीरीज़ जो कि कल आई थी उसमें भी सॉल्व किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है आपकी, तो इसको अटेम्प्ट करना बिल्कुल ना भूलें। इट वुड बी बेनिफिशियल टू जज योरसेल्फ दैट हाउ मच इज़ योर प्रिपरेशन जो हो रही है वो सही ट्रैक में है या फिर नहीं। वाई? बिकॉज का चीज़ें वही है, टॉपिक वही है, सिर्फ पैटर्न जो है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा अलग है, जो कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। नाउ विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ओड। अब जो गलतियां हम करते हैं वही गलती हम यहाँ पे भी करेंगे, जिससे आपको रियलाइज़ हो जाए कि किस तरीके से गलती करते हैं। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ओड। आपने देखा, अरे क्लासिक कोड है, ठीक है, क्लासिक कोड के यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स तो हमें दिख ही रहे हैं, जो जो क्लासिक कोड के एलिमेंट्स होते हैं, फटाफट आपने टिक कर दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नॉट पे अंडरलाइन किया होता तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि नॉट आपको बार बार याद दिलाता कि क्लासिक ओड तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन क्लासिक ओड में क्या नहीं आता है वो पूछा है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड कि किस तरीके से पेपर में छोटी छोटी गलतियों से हम बच सकते हैं और हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। सो मूविंग ऑन टू आंसर्स, देखिए क्लासिक ओड, कल ही हमने इस टाइप से आई रिमेंबर एक क्वेश्चन किया था कि क्लासिकल ओड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड ईपोड, ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। एंड नेचुरली एक्लोग्स ये उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेचुरलिज्म, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था एक्सप्रेशनिज्म का कल, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं प्लीज़। अगर आपको सेशन इम्पॉर्टेंट लग रहा हो और क्वेश्चंस आपको लग रहे हो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो इन बिटवीन ऑफ द सेशन लाइक पे हिट कर दीजिए, जिससे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फुल इंटरेस्ट के साथ मैं आपके लिए बनाऊं। सो नेचुरलिज्म इज़ द आइडिया और बिलीफ दैट ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस ऑपरेट इन द वर्ल्ड, ओनली स्पिरिचुअल लॉज। ठीक है, अब आप ये देखिए, नेचुरलिज्म की बात हो रही है, जहाँ भी जो भी ऑपरेशंस हैं वो नेचर द्वारा, रियलिटी द्वारा चलते हैं, तो नेचुरलिज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो स्पिरिचुअल लॉज की यहाँ पे बात आती नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे क्रॉस कर देंगे। जैसा कि हमने कल भी मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू रीच टू योर आंसर। ठीक है, अब ओनली सुपरनैचुरल लॉज, तो सुपरनैचुरल एलिमेंट की तो बात ही नहीं आती है नेचुरलिज्म में, क्योंकि कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेचुरलिज्म क्या करता है, वो रियल बेस्ड होता है, किसी भी तरीके की कोई इमेजिनेशन, कोई फिक्शन इसके अंदर नहीं होता। तो सुपरनैचुरल भी नहीं होगा, क्योंकि ये बनावटी दुनिया होती है। अब डी है दैट नेदर नेचुरल लॉज और स्पिरिचुअल लॉज, अब दोनों ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई, नेचुरल लॉज ना हो, नेचुरलिज्म की बात हो रही हो, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ऑब्वियसली आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस ऑपरेट इन द वर्ल्ड।
Why? Because naturalism is the idea or belief that only natural laws and forces operate in the world. ठीक है, कि ये बिलीव करता है कि नेचुरल चीज़ों से ही ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे धरती पे वो जनरेट होती हैं, ना कि ये फिक्शनल होती हैं. तो it implies objective law without which the pursuit of scientific knowledge that could be absurd. So this is naturalism. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेट मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट. ठीक है, बैलेट मीटर में ट्रेडिशनली कितनी लाइन्स होती हैं. सबसे बड़ी बात, बैलेट से हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो ये सीरीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आप यहीं पे सॉल्व कर लेंगे. अगर आप ध्यान से करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. सो हाउ मैनी लाइन्स डज बैलेट मीटर कंसिस्ट. इट्स 4. ठीक है, अभी हमने बैलेट का एक क्वेश्चन भी किया है. सो आंसर इज बी. द मीनिंग ऑफ वर्ड हमार्शिया इज. हमार्शिया क्या होता है, कल ही हमने इसके बारे में बात की है. इससे रिलेटेड 2 से 2 क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व किए थे. ठीक है, हमार्शिया कल भी मैंने आपको बताया था फैटल फ्लॉ होता है. ठीक है, मतलब मिस्टेक, गलती, एरर और मिस्टेक इन जजमेंट. जब एरर या मिस्टेक, जो हीरोइक कैरेक्टर होता है वो एरर करता है, मिस्टेक करता है अपने जजमेंट में, तो ट्रैजिक फ्लॉ या फैटल फ्लॉ इसको बोलते हैं. ठीक है, और ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. मैं रीड करती हूँ आप सभी के कमेंट, मुझे वेट भी रहता है और मुझे पता भी लगता है कि कितने लोग इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जो लोग, मुझे मालूम है जो लोग फॉलो करते हैं हमेशा, वो आंसर ज़रूर दे के जाते हैं. सो आप बताइएगा कि हमार्शिया ये है, किसने इंट्रोड्यूस किया है इसे. सो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड हमार्शिया इज, द करेक्ट आंसर इज ए, फैटल फ्लॉ. ठीक है, द टर्म इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म वॉज कॉइंड बाय. ठीक है, इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म किसने कॉइन किया था. इट वॉज कॉइंड बाय अल्फ्रेड क्रॉसबी. ठीक है, अल्फ्रेड क्रॉसबी ने इसको कॉइन किया था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. A form of verse adopted for singing or recitation which presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form. तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि narrative form दे रखा है is called, और a form of verse है, फिर for singing है, and it presents what kind of form, dramatic form. ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा बैलेड. क्यों? क्योंकि जो सिंगिंग और रिसिटेशन दिया हुआ है, तो बैलेड जो होता है वो हमेशा एक सॉन्ग की फॉर्म में होता है, ओरली ट्रांसमिट किया जाता है इसे. इट टेल्स अ स्टोरी. आप कह सकते हो कि ये स्टोरी बताता है. और दूसरी चीज़, ये एज अ सॉन्ग इसे गा कर बताया जाता है, और ये एक तरीके का फोक सॉन्ग ही होता है. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा बैलेड. हीरोइक कपलेट कंसिस्ट. हीरोइक कपलेट से कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, कपलेट से भी हमने क्वेश्चन किया था कि कपल होता है, 2 लाइंस का होता है. सो हीरोइक कपलेट कंसिस्ट, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आप भी देख लीजिए. एम्बिक पेंटामीटर लाइंस राइम्ड इन पेयर्स. क्यों? क्योंकि ये कपलेट है तो पेयर तो इसमें आएगा ही आएगा. ठीक है, और एम्बिक पेंटामीटर में लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, राइम्ड होती हैं. लाइंस ऑफ एम्बिक पेंटामीटर राइम इन पेयर्स, मतलब कि ए बी बी सी सी, इस तरीके से कपल्स होते हैं इसमें. कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट. ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि किसने इंट्रोड्यूस किया. दिस फॉर्म ऑफ वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. 2 से 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं. अगर आप इसको सीरियसली करते हैं इस क्वेश्चन सीरीज़ को लिटरेरी टर्म्स की, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. क्वेश्चंस इतने टफ भी नहीं है अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो.
सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। कल फिर से मिलेंगे इसकी थर्ड सीरीज़ के साथ में और कोशिश करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक इसमें इंक्लूड करने की। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फीडबैक से वीडियोस आपके लिए और भी बेनिफिशियल बनते हैं। उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम करते हैं। प्लस अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन हो या फिर यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आई ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स और मैं उसका रिप्लाई भी देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। तब तक तैयारी करिए, बिल्कुल बोल्डली और बहुत सॉलिड तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एक सीट के लिए फाइट करना है जो कि आपकी होगी। थैंक यू।